हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स में इंटीग्रेशन का पार्ट कवर करेंगे कि 11th क्लास में इंटीग्रेशन जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करने लायक हैं। हालांकि आपको पूरा मैथ की तरह इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना होता, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो फिज़िक्स में हेल्पफुल हैं। उन्हीं फॉर्मूलेज को आज हम विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उस पर पूरी कमांड करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेडिंग लिख लीजिए आज का, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए टूल या मेथड which helps to calculate the area under the curve. Helps to calculate the area under the curve. जैसे ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरी y एक्सिस है और ये है मेरे पास एक x एक्सिस। तो यहाँ पर कोई अगर हम कर्व कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक मेरे पास एक छोटी सी कर्व है, राइट। इस कर्व के अंडर कितना एरिया होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये इंटीग्रेशन की हेल्प से किया जाता है, लेकिन उसका बेसिक क्या है, बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस तरह कर्व का कैलकुलेशन के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से स्मॉल स्ट्रिप्स कंसीडर करते हैं। इन स्मॉल स्ट्रिप्स का सबसे पहले एरिया कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो स्मॉल स्ट्रिप है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं डी एक्स लिख रहा हूँ, और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी जो विड्थ है उसको मैं वाई लिख रहा हूँ। इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिप्स बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई जा सकती हैं, राइट। उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके उन सबको ऐड किया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? ये जो स्मॉल स्ट्रिप हमने बनाई है उसका एरिया मैं लिख रहा हूँ डी ए। तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल की तरह है ये स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ की फॉर्म में। ये हो गया स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। डी स्टैंड्स फॉर, ये जो डी है ये होता है डिफरेंशियल, बहुत ही छोटा एलिमेंट, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट। अगर हमें लिखना पड़े, बहुत ही छोटी सी चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़े फिजिक्स में, तो हम डी लिखते हैं, डी ए हो जाएगा। अगर सिंपल ए लिखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे मैं कहूँ कि ये एरिया है। अगर छोटा सा एरिया है तो इसको डेल्टा ए से लिखा जाता है। अगर उससे भी छोटा एरिया है तो उसको फिर डी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है इन चीज़ों को, वो मैं यहाँ पर अब डिस्कशन में लाता हूँ। सो इंटीग्रेशन का सिंबल आपको बता देता हूँ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो मुझे क्या करना है, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रल करके टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस और कर्व के अंडर ये जो एरिया होगा ये सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अब फॉर्मल तरीके में इसके जो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम ये कैलकुलेशंस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, कि इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। सी जो होगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, राइट। और इस तरह का जब भी रिजल्ट आएगा वो एक्स की टर्म में आंसर आएगा। एक्स की टर्म में आंसर आएगा तो इसको कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ऐसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है इनको। डेफिनेट इंटीग्रल जो होती हैं उनमें जो आंसर आता है वो फिक्स आता है। दूसरी कौन सी होती हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। तो वो कुछ ऐसी होंगी, वो होंगी ऐसे a से लेके b x की पावर n dx। डेफिनेट इंटीग्रल जो होगी वो उनमें लिमिट लिखी होती है। ये a जो है वो है लोअर लिमिट और b जो है वो हो जाएगी आपके लिए अपर लिमिट। ये a जो है इसको लिखा जाएगा लोअर लिमिट और b जो है वो है अपर लिमिट, ऐसे,
ओके। अब इंटीग्रल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा वो भी लिख देता हूँ। जैसे पहले लिखा था x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये लिखा जाएगा, ब्रैकेट लिखा जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी जाएगी। उसके बाद x की जगह जो वेरिएबल था उसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी जो कि है b, और n+1 लिखा जाएगा, n+1, फिर माइनस लिखा जाएगा, फिर x की जगह लोअर लिमिट a पुट की जाएगी, फिर n+1 लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर कॉमन ही है n+1। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को, जहाँ पर आपको लिमिट गिवन होगी, और अगर लिमिट नहीं गिवन है तो इनडेफिनेट की तरह आप सॉल्व कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे करना है इनको। तो एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास ऐसा है कि x की पावर 5 dx ये मेरे पास है, इसको सॉल्व करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर n की जगह 5 है तो ये इजीली हो जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज़ आवर आंसर, राइट। ये हो गया इनडेफिनेट। अगर डेफिनेट में जाना पड़े तो वो देख लेते हैं, ऐसे होगा वो 2 से लेके 3 तक ऐसा करना पड़े। तो देखो अब लिमिट्स हैं तो ये डेफिनेट में चला जाएगा। अगेन x की पावर 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट लिख दी, अपर लिमिट लिख दी, ये हो जाएगा x 5 डिवाइडेड बाय 5, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दी। सो 5 तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं जो डिनोमिनेटर में था, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इस तरह से, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सारे सॉल्व कर सकते हैं इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म कोई दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो यहाँ पर है। वो क्या है कि अगर आपके पास y = ax(n) आ जाए, या फिर आपको ऐसे कहा जाए कि आपको ax(n) की इंटीग्रेशन को सॉल्व करके दिखाना है, वो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर a जो है वो है कांस्टेंट है एक। तो कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ax(n) dx था, तो a तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो x(n) dx की आपको इंटीग्रल करनी है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला ही बन गया। तो ये हो जाएगा a x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी आप लिख सकते हैं जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया, या नया तरीका, नई अप्रोच बन गई जब आपको कांस्टेंट भी गिवन हो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल कहता है 4x2 dx, इसको कैसे सॉल्व करें। 4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, x2 dx, यहाँ पर 2 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ऐसे सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं कि और क्या सीखा जा सकता है यहाँ पर। थर्ड, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह से, राइट। या फिर ऐसे 2x³ माइनस 3x², ऐसा भी दिया जा सकता है। तो इनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए, तो इनकी इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 3x² ऐसे dx। देखो पूरी टर्म x की टर्म में थी, तो यहाँ भी जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो x की टर्म का ही होना चाहिए, राइट। तो अब इसका इंटीग्रल करना है हमें, तो इसका इंटीग्रल देखो हम कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, पहले हम 2x³ का इंटीग्रल करेंगे, फिर हम 3x² का इंटीग्रल करेंगे इस तरह से। तो 2x² का 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x³ dx लिखा जाएगा,
3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, आसान है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी इस तरह से, -3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। याद है 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 करना था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास x4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, राइट। एक ये भी अप्रोच होती है कि यहाँ पर अलग अलग टर्म्स के बीच प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। नई अप्रोच सीखते हैं, नई फॉर्म सीखते हैं। नंबर 4 पे जो हम सीखेंगे कि अगर सिर्फ कांस्टेंट हो, राइट, सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें। जैसे a इज़ एनी कांस्टेंट, a इज़ एनी कांस्टेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कांस्टेंट अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो वो तो ऐसा हो जाएगा। तो dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे। तो याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होती है x, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा क्या होगा थीटा। क्वाइट इजी। ऑल राइट, सो नंबर 5 जो हम अब फॉर्म सीखेंगे वो लॉग की टर्म में चलते हैं कि लॉग की टर्म में, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं उससे पहले कि जैसे ये कि आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू 1/x³, तो कहा जाए फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या क्वेश्चन होगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गई y की वैल्यू ऐसे। अब क्या करें, अब x को ऊपर लाएं अगर तो -3 लिखा जाएगा ना ऐसे। तो -3 यहाँ n का रोल प्ले कर रहा है, तो वो हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर, राइट। अब हम लॉग की तरफ चलते हैं कि इतना ही आपको रिक्वायरमेंट है अलजेब्रिक की, ये वाली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब हम लॉग की तरफ चलें अगर, तो लॉग में आएगा कि y इज इक्वल टू 1/x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो है नेचुरल लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला है। x की जगह अगर x की देखो यहाँ पावर 1 थी, अगर ax प्लस b हो जाए, यहाँ भी x की पावर 1 है और dx आ जाए, तो इसको इस पूरी टर्म को हम u मान लेंगे ऐसे, वेयर u इज इक्वल टू ax प्लस b। तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगी u की, u की इंटीग्रेशन सीखेंगे सारे बच्चे। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये नई चीज़ है आपके लिए कि जब भी u लिखा जाएगा तो u को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में उसको डिफरेंशिएट ज़रूरी करना है जब भी u होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने किया है, ये अभी आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा, इसकी एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल ऐसी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ पर 2x प्लस 3 जो है वो u की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2x प्लस 3
अब ये डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, ये आएगा 2। अगर आपने ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है आपको, आप मेरा डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो भी सीख सकते हैं, राइट। ओके, सो ये था लॉग का। अब मैं आपको डेफिनेट की फॉर्म में भी बता देता हूँ एक एग्जांपल लॉग के लिए, कि जैसे मेरे पास आ जाए 1/x 2 से 3 dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर लिमिट्स लिखी जाएंगी, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब x की जगह पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे ना, तो अपर लिमिट आ जाएगी 3, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 2 है। अब आपको ये लॉग की आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब लॉग की एक आइडेंटिटी होती है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ये वाली आइडेंटिटी होती है। इसको क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से लॉग का बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल के लिए कैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास है y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx कितना होता है, तो आप बोल देना ई की पावर x ही होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन भी यही था, ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x ही होता है। अगर x की जगह कुछ और आ जाए तो उसको u लिखा जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा e की पावर u और डिनोमिनेटर में u की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी ऐसे। बेसिक है, आसान है। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो एग्जांपल कहता है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करना है, e की पावर एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? u की तरह, तो ये डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होगा ही होगा। तो e की पावर u डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऐसे, तो e की पावर एक्स स्क्वायर तो आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल हो गया। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूले हमें कुछ आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में सबसे पहला तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स dx, एक्स जहाँ पर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ u dx, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ u और du अपॉन dx प्लस सी। ये तो हो गया साइन के, राइट। और दूसरा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx, वो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ u dx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ u और du अपॉन dx। ये बेसिक फॉर्मूला है इसके, बस इतने ही आपको याद रखने हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में आप देखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx। अब ये जो 2x प्लस 3 है ये u बन गया, तो साइन u क्या था? माइनस कॉस u du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 2x प्लस 3 की डिफ्रेंसिएशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। क्वाइट इजी, राइट। इसी तरह से कॉस के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एग्जांपल आपको और सिखाता हूँ, उसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए।
वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लिख लेते हैं या यूज़ करते हैं। और साइन ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो आपको ये आइडेंटिटी इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा की टर्म में। तो इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो इसका इंटीग्रल चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसका इंटीग्रल सॉल्व आप देखोगे कि अब ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे क्योंकि इसी आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले आप कॉस स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना आएगा। सो हमारे पास है कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाली टर्म को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, ऐसे, राइट। तो इसको अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 1/2 डी थीटा, फिर सेकेंड टर्म है 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। तो ये मैंने आपको सिखाया था, जो फर्स्ट टर्म है ये ऐसे होगा ना जैसे कांस्टेंट हो फिर dx हो, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ डी थीटा का। 1/2 अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा का, ऐसे। तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रल होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये 2 थीटा, थीटा के अलावा कुछ भी होगा वो u की कैटेगरी में चला जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 थीटा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, u की तरह। तो u जब होता है तो वो डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये आ जाएगा θ/2 प्लस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा θ/2, 2 × 2 4 हो जाएंगे, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल का भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे ये हो गया, आपके पास लिमिट्स हो गई π/3 π/2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा। इसको कैसे सॉल्व करें? तो साइन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, राइट, और लिमिट ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट। तो माइनस को एज इट्स लिखिए, थीटा की पहले अपर लिमिट पुट करिए, कर दी, फिर माइनस लिखा और फिर लोअर लिमिट पुट करिए, कॉस ऑफ π/3। अब कॉस ऑफ π/3 इसका मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस π/2 होता है 90 डिग्री और π/3 होता है 60 डिग्री, ऐसे। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 90 हो गया 0 और कॉस 60 कितना होगा 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आ गया। इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, एक और आपको एक्सपोनेंशियल की मैंने आपको रिजल्ट दिखा ही दिया है, वैसे अभी देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का कंबाइंड एग्जाम्पल। कहता है कि e की पावर साइन ऑफ थीटा है डी थीटा, इसको सॉल्व करें। तो ये कैसा हो गया, ये इस तरह से होगा e की पावर u डी थीटा। क्या होता है वो होगा e की पावर u डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी थीटा प्लस सी। तो इसी को फॉलो करना है, ये वाले फॉर्मूले को। तो u की जगह यहाँ साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा e की पावर
साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो e की पावर साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है आपको 11th क्लास की फिज़िक्स की, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रिजल्ट देखे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक देखा। ठीक है, इतनी सी को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं श्योर हूँ कि कोई भी आपको इंटीग्रल में दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर कभी भी कोई बड़ी दिक्कत आती है तो वो इस फॉर्म में आएगी कि यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जांपल्स ली हैं, फिज़िक्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं कि वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसमें एक चैलेंज ये हो जाता है कि किसकी इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, राइट। जैसे वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो इस तरह की वो चीज़ें याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स होंगे उन टर्म्स के लिए। लेकिन तरीका यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, फॉर्म्स फॉर्मूले सब यही रहेंगे। और इतनी सी रिक्वायरमेंट अगर आपको पूरी हो जाती है, आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफ्स की डिस्कशन करूँगा। फिज़िक्स में जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट है क्या है, वो स्लोप क्या होती है, उन सब की डिस्कशन करूँगा। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर मतलब डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, आप उसको देखिएगा, इसको समझिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ग्राफ्स के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड लक।